स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं एमसीक्यू। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट टर्म का जो आपका पेपर होगा सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए कह रहा हूँ, उसमें टोटली एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है जहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। आपको टेलीग्राम ओपन करके वहां पे सिंपली लिख देना है कि क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप, जैसा ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने। आप हमारे ग्रुप में फिर वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे ज्वाइन को क्लिक करके। और आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, वहां पे आपको ये सभी चैप्टर्स के ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे एकलव्य स्टडी पॉइंट हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आराम से जाके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपके सामने लिखी हुई है www.eklavyastudypoint.com। तो आप हमारे मोबाइल ऐप को भी जरूर देखें, ठीक है। इसमें आप क्विज देख सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स के क्विज भी हमने बना रखे हैं, आप उसको जाके भी जरूर खेलें। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलन सी सैंपल द्वारा दी गई है, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि कौन सी वो परिभाषा है जो कि एलन सी सैंपल ने दी थी, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पहली जो यहाँ पे लिखी हुई है परिभाषा वो है मानव भूगोल मानव समाजों, ठीक है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरी जो परिभाषा है वो है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तीसरी परिभाषा है मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो एलएनसी सैंपल ने जो परिभाषा दी थी वो कौन सी है, वो ये है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन ए है समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, और ऑप्शन सी है द्वैधता पर आश्रित, और ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये कहीं भी भूगोल का वर्णन नहीं करता। आधुनिक समय में भी जो मतलब प्रौद्योगिकी का जितना विकास हुआ है उसके अनुसार जो है मतलब आज भी ये प्रासंगिक है, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप, यानी कि उसका जब रिजल्ट क्या हुआ, जब हमने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया, कि ये प्रासंगिक नहीं रहा। ये बिल्कुल कथन जो है ये गलत है, ठीक है, और ये भूगोल का वर्णन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी है प्राचीन महाकाव्य, ऑप्शन सी है प्राचीन मानचित्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि प्राचीन महाकाव्य। जैसे कि मतलब आप सभी को पता होगा महाभारत वगैरह हो गया, ठीक है। और मतलब ये जो प्राचीन महाकाव्य हैं हमारे, इनसे हमें बिल्कुल मतलब ज्योग्राफी के बारे में क्या पता चलेगा, ठीक है। यात्रियों के विवरण से बहुत कुछ चीजें पता चलती हैं, मानचित्र जो पुराने मिलते हैं उनसे भी पता चलता है, पर महाकाव्य जो है वो थोड़ा जचता नहीं है अगर हम भूगोल की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी है स्थानिक संगठन, ऑप्शन सी है मात्रात्मक क्रांति, और ऑप्शन डी है अन्वेषण और विवरण। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा। और आपको बता दूं, हमने ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपको नहीं पता तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने पढ़ा नहीं रखी ज्योग्राफी, हमने ज्योग्राफी मतलब दो दो बारी पढ़ा रखी है, और उसका प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आराम से जाके देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है लोगों के अनुभव, और ऑप्शन डी है मानवीय भाईचारा, ठीक है। तो इसमें
जो है प्रौद्योगिकी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। ऑप्शन बी है घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद नहीं की। या डीएनए और अनुवांशिकी के रहस्यों को समझने, मतलब इनकी जो समझ हमें आई तो हमारी आग की खोज करने में इससे हेल्प हुई। तो इसमें से जो सही आंसर है, जो बिल्कुल सही कथन है, वो ऑप्शन ए है। क्योंकि ऊष्मा और घर्षण, ठीक है, प्राचीन जो आदि मानव था वो कैसे अग्नि बनाता था, आपको अगर पता हो, पत्थरों को रगड़ता था, घर्षण करता था, उससे जो है हमें अग्नि की खोज में मदद मिली जब ये संकल्पना सामने आई घर्षण और ऊष्मा की, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है डीएनए और अनुवांशिकी, इनके रहस्यों को समझने के बाद क्या हुआ था, हमने अलग अलग जो बीमारियां हैं उन पर विजय पा ली, ठीक है। तो ये इसमें सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे निर्वाचन भूगोल, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक भूगोल, ऑप्शन सी है सैन्य भूगोल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐतिहासिक भूगोल इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक भूगोल का जो है मतलब राजनीतिक भूगोल जो कि एक उपक्षेत्र है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के विषय में सही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी, मानव प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास करने में सफल नहीं हुआ है। या फिर प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है, या प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो कौन सा कथन जो एकदम सही है वो ये है कि ऑप्शन बी, जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसी भी सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी सोसाइटी है, कोई समाज है, उसका जो विकास है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं वहां से हमें मतलब उसका वो सूचक होती है टेक्नोलॉजी। जिस समाज में टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी होगी वहीं उसका सांस्कृतिक विकास का स्तर भी उतना ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नवनिश्चयवाद का विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। नवनिश्चयवाद का जो विचारधारा मतलब एक जो विचारधारा थी, ऑप्शन ए है एलन सी सैंपल, ऑप्शन बी है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी है रेडजेल एंड ऑप्शन डी जो है वो है हम्बोल्ट। तो इसका सही आंसर ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनिश्चयवाद की जो विचारधारा है उसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य यानी कि बीच संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। ये मैंने एक परिभाषा पढ़ी है, ठीक है, जो किसी भूगोलवेत्ता ने दी थी। अब आपको बताना है कि ये परिभाषा किसने दी थी, ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है एलन सी सैंपल, ऑप्शन बी है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी है यहाँ पे पॉल विडाल डी लाब्लाश और ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। तो इसका सही आंसर जो है वो पॉल विडाल डी लाब्लाश हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही ये यही मतलब वो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ये परिभाषा दी थी जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। अगला प्रश्न है आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है, ठीक है। आर्थिक भूगोल, ऑप्शन ए है संसाधन भूगोल, ऑप्शन बी है उद्योग भूगोल, ऑप्शन सी है कृषि भूगोल, ऑप्शन डी है पर्यावरण भूगोल। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है आर्थिक भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। देखो संसाधन भूगोल में भी आर्थिक कहीं ना कहीं चीजें आती हैं, उद्योग भूगोल में भी आती हैं, कृषि भूगोल में भी आती हैं, लेकिन ये जो पर्यावरण भूगोल है इसका आर्थिक भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है, यानी कि लाल बत्ती जब आप देखते हो ट्रैफिक लाइट में जो होती है उसका क्या मतलब होता है, तैयार रहना या फिर रुकना या फिर जाना यानी कि जाओ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रुकना, ठीक है। हम सभी को पता है कि जो लाल बत्ती होती है उसका मतलब होता है ठहरिए, ठीक है, रुक जाइए वहीं पे। अगला प्रश्न है मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं था, ठीक है। मानववादी विचारधारा का संबंध किससे नहीं था। ऑप्शन ए है आवासन, ऑप्शन बी है प्रवास, ऑप्शन सी है यहाँ पे स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो इसका सही आंसर प्रवास हो जाएगा। देखो जो ये मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा है, ठीक है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं था प्रवास के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है, ठीक है। मतलब आपको अगर रुको और जाओ वाली विचारधारा अच्छे से पता है नव निश्चयवाद, तो अब आपको बताना है कि इस निश्चयवाद के अंदर मेन जो विचार जो होता है वो किस चीज का होता है। ऑप्शन ए है अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होना,
या फिर मनुष्य का प्रकृति के आदेशों के अनुसार अनुकूलन, ये तो निश्चयवाद है, इससे ऊपर वाला संभववाद है। ऑप्शन सी है संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती हैं तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यही इसका मतलब मेन चिंतन जो होता है इस विचारधारा में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण, निश्चयवाद, या मतलब इसको हम प्रकृतिकरण भी कहते हैं या हम इसको निश्चयवाद भी कह सकते हैं, इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, इसमें पूछा गया है वो कौन सा कथन है जो इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मानव प्रकृति की सुनता था, ये तो बिल्कुल भाई सही बात है, सुनता था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, ये भी सही बात है, मनुष्य उस टाइम पे मतलब अपनी आदिम अवस्था में था। मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी, ठीक है, ये मतलब कहीं जच नहीं रहा है इसमें। और तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न था, यानी कि थोड़ा कम ज्ञान था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये संभववाद से रिलेटेड है। क्योंकि मानव का प्रति मतलब प्रकृतिकरण का जो वो टाइम था या निश्चयवाद का जो टाइम था, उसमें जो मनुष्य था वो पूरी तरीके से प्रकृति से डरता था, प्रकृति के प्रकोप से डरता था, उसके अनुसार ही मतलब खुद को उसे ढालना पड़ता था। उसकी अवस्था जो थी मनुष्य की आदिम थी, ठीक है, उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सी जो है, ये बताता है कि मतलब मनुष्य की जो क्रियाएं थी वो अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी, ऐसा तो नहीं होता था वहां पे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है अब हमारा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, रेडजेल, एलएनसी सैंपल, या फिर विडाल डी लाप्लास, या फिर ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, एक कथन था आपके सामने जो मैंने पढ़ा, इसका क्या उदाहरण है अब आपके सामने, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे वायु गति के नियम, ऑप्शन बी है डीएनए तथा अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ, ऑप्शन सी है घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना यानी कि आग की खोज। जब मनुष्य का टेक्नोलॉजिकली मतलब आप कह सकते हैं कि जब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, एक प्रौद्योगिकी जो उनका विकास हुआ मनुष्यों का, उसके बाद मनुष्य ने वायु गति के नियम को कहीं ना कहीं समझा, डीएनए तथा अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ उसको आ गई, घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना से मतलब आग की खोज में मदद मिली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें सभी पॉइंट सही हैं और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है, ठीक है, संभववाद से। ऑप्शन ए है यहाँ पे इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी है रेडजेल, ऑप्शन सी है रीटर, और ऑप्शन डी है विडाल डी लाप्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विडाल डी लाप्लास। हम सब जानते हैं ये जो भूगोलवेत्ता थे ये संभववाद से रिलेटेड थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसमें आप कह सकते हो प्रकृति का मानवीकरण जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। और मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था, ठीक है। ये कथन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं अभी कि ये निश्चयवाद के अंडर आता है, ठीक है, यानी कि मनुष्य का प्रकृतिकरण। अगला है आरंभिक औपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? तो इसमें अन्वेषण और विवरण, ये जो उपागम है ये बहुत ज्यादा प्रचलित था उस टाइम पे। और निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? तो इसमें समुद्र विज्ञान जो है ये बिल्कुल भी इससे मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपकी जो है ये प्राकृतिक भूगोल जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आ जाती है भौतिक भूगोल के अंदर। और बाकी के जो ऊपर की तीन जो शाखाएं हैं ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में आती हैं, यानी कि जो मानव भूगोल हम पढ़ते हैं। अगला है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का जो समय था यानी कि जो टाइम पीरियड था वो क्या था? वो था 1990 का दशक, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी है यानी कि स्टैटिक्स विधियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थानिक संगठन, ठीक है। अगला है एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आप प्रदेश प्रदेश ये सुन के आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा कि क्षेत्रीय विभेदन, यानी कि किस तरीके से भिन्न है, क्षेत्रीय विभेदन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? तो ये है नव निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर वाली। मानव भूगोल की कल्याण परक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध डैश से था, किससे था? लोगों के सामाजिक कल्याण से, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव भूगोल की आमूलवादी यानी कि रेडिकल जो आइडियोलॉजी थी, रेडिकल जो विचारधारा थी, उसने मतलब किसके सिद्धांत का उपयोग किया था? तो इसमें आ जाएगा मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स थे उनके सिद्धांत का उपयोग किया था मानव भूगोल की रेडिकल विचारधारा ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? ठीक है, सामाजिक भूगोल की अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर लिंग भूगोल वाला जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? संसाधन भूगोल, ये है व्यवहारवादी भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए तथा सी, क्योंकि संसाधन भूगोल और पर्यटन भूगोल आर्थिक भूगोल के ही उपक्षेत्र हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? ठीक है, राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्वाचन भूगोल। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना वीडियो को। नोटिफिकेशन बेल जो है आपके सामने ये जो बज रही है इसको आप क्लिक कर देना भाई, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है आपको यहीं से मिलेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।